नमस्कार, चर्चा में स्वागत है आपका। मैं हूं अशोक श्रीवास्तव। पूरी दुनिया में जहां एक तरफ भारत में जो चुनाव हुए उसकी चर्चा अभी तक जारी है, इस बीच दुनिया के दो और मुल्कों में चुनाव हुए हैं और इन चुनावों को लेकर भी दुनिया भर में इस वक्त चर्चा हो रही है, बहस हो रही है। और हम जिन दो मुल्कों की बात कर रहे हैं वो दो मुल्क हैं मिस्र और सीरिया। मिस्र में चुनाव हो चुके हैं, वहाँ चुनाव के नतीजे भी आ चुके हैं। वहाँ जो पूर्व सेनाध्यक्ष जो थे अब्देल फतह अल सीसी, वो चुनाव जीत चुके हैं और उन्होंने देश की बागडोर संभाल ली है। लेकिन सीरिया में जो चुनाव हुए उसके नतीजे आने अभी बाकी हैं। लेकिन जिस तरह के अनुमान लगाए जा रहे हैं वो ये हैं कि वहाँ पर भी राष्ट्रपति बशर अल असद की वापसी होगी। ये दो अलग अलग मुल्क जरूर हैं, लेकिन जिस तरह से इन दो मुल्कों में पिछले कई समय से हम देख रहे थे कि यहाँ पर उथल पुथल मची थी, अशांति थी, उसके बाद ये चुनाव दरअसल क्या मायने रखते हैं। और अमेरिका ने कम से कम सीरिया के चुनाव को बिल्कुल नाजायज ठहराया है, उसका सख्त विरोध किया है। जिस तरह से मिस्र में भी चुनाव हुए उसको लेकर भी लोग तमाम तरह के सवाल उठा रहे हैं। तो अब चर्चा और बहस ये है कि दरअसल इन दो मुल्कों में ये जो चुनाव हुए इसके क्या मायने हैं और चुनाव के बाद इन दो मुल्कों का रास्ता आगे किस तरफ बढ़ रहा है। आज इसी पर हम चर्चा करेंगे और इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ तीन मेहमान स्टूडियो में मौजूद है। परिचय करा दें। हमारे साथ डॉक्टर श्रीराम चावलिया है। डॉक्टर श्रीराम चावलिया प्रोफेसर हैं और डीन हैं जिंदल स्कूल ऑफ इंटरनेशनल अफेयर्स के। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर श्रीराम आपका भी। आपने डॉक्टर श्रीराम जो शिवशंकर जी ने कहा कि कई बार ऐसा आरोप लगता रहा कि ये चुनाव दरअसल मजाक थे। और अगर मिस्र की बात करें, अरब स्प्रिंग के बाद जिक्र हुआ कि पहली बार मुस्लिम ब्रदरहुड के रूप में एक लोकतांत्रिक सरकार चुनी गई, लेकिन उसको भी इन्हीं सेना ने अपदस्थ कर लिया। और अब जो चुनाव हो रहे हैं 47% टर्नआउट, 97% वोट मिले। क्या कह सकते हैं कि ये भी चुनाव जो हुए मिस्र में वो दरअसल एक जोक थे? जी बिल्कुल, धोखा कह सकते हैं आप, मजाक कह सकते हैं। पूरी जो फौज थी और पूरी जो सिविलियन ब्यूरोक्रेसी सब ने जनरल सीसी की तरफदारी की। जो मीडिया की भी कवरेज थी इस तरह थी कि जैसे जो बाकी जो कैंडिडेट था एक, उसका तो कोई नामो निशान तक नहीं था। तो ऑब्वियस है कि ये सारा कुछ पहले से फिक्स करा हुआ था जी। और सिर्फ इन्हें ये चाहिए थी थोड़ी सी लेजिटिमेसी के लिए इन्होंने ये जो पोलिंग 3 दिन बढ़ा दी ताकि कम से कम 47% लगभग 50% के करीब आ जाती है। मोर्सी साहब जब जीते थे तो 52% से जीते थे। तो अब आर्मी की यही कह सकती है कि जनरल सीसी लेजिटिमेट हैं, लेकिन सवाल ये निशान पर जरूर रहेगा कि नहीं है, क्योंकि जबरदस्ती कराया गया है। लेकिन फिर भी उनके भी तरफदार हैं और उन्होंने भी बड़ी तादाद में वोटिंग की है उनके लिए। तो 95 से 97% अगर आप देखें कि एक आधा हिस्सा तो मुल्क का बाहर ही रह गया, जो बाकी आधे ने किया है वो उन्हें धकेला गया। लेकिन कुछ उनके हार्डकोर सपोर्टर्स भी हैं। तो अब उनकी यही कोशिश रहेगी कि अब एक जैसे युग का आरंभ हो, जैसे गमाल अब्दुल नासिर है उस लेवल तक लेके जाएं। लेकिन मुझे नहीं लग रहा, आज 21वीं सदी है और ये जो गदर का जो भावना है जो 2011 से उत्पन्न हुई है वो मुझे नहीं लग रहा है खत्म होने वाली है। अब ये इंस्टेबिलिटी और आगे बढ़ती जाएगी। डॉक्टर श्रीराम, जैसे कि शुभजीत ने कहा जिसकी लाठी उसकी भैंस, अगर इस तर्ज पे जहां चुनाव हुए उन चुनाव से उम्मीद भी दरअसल क्या की जा सकती है? अगर जिसकी लाठी उसकी भैंस पर, तो फिर मुल्क की जनता जो चाहती, सवाल वो नहीं है। सवाल एक जिसके हाथ में ताकत थी वो दोबारा सत्ता नशीं हो गया। तो ऐसे चुनाव से कोई उम्मीद तो निकलती दिखती नहीं। जी नहीं, दबाव की राजनीति है और सत्तारूढ़ जो हैं वो कुर्सी इस तरह जकड़े हुए हैं, छोड़नी नहीं चाहते हैं। और हर तरह की हिंसात्मक और अलग तरीके की तरकीब भी इन्होंने निकाल रखी है। इलेक्शन भी एक तरह की तरकीब है अपने आप को थोड़े से जायज दिखाने के लिए। लेकिन सारी दुनिया जानती है कि उतने कोई पाक साफ नहीं है ये लोग। तो लग रहा है कि अब ये प्रेशर बिल्ड करता जाएगा दोबारा। और अभी जैसे चुनाव हो गए हैं तो उसके बाद अभी गवर्नेंस और डिलीवरी पे आ जाएगा। अब मिस्र में अगर मान लीजिए पावर कट्स चलते रहे और खेती बाड़ी बंद रही, और सीरिया में तो खैर जंग तो चल ही रहा है, आधे से ज्यादा कंट्री तो ये गद्दारों के हाथ में है। तो इट्स वेरी डिफिकल्ट। अभी आप देखें क्या चला पाएंगे। एक तरह से ये पूरे अपने स्टेट पर भी कंट्रोल नहीं रखते दोनों तरफ। इजिप्ट में भी साइनाई में एक इस्लामिस्ट मूवमेंट चली हुई है जो आतंकवाद पे उतर आई है। तो अभी
सारा कुछ जो लेजिटिमेसी का जो दावा है ये आएगा कि कितना गवर्नेंस दे पाएंगे। और मुझे नहीं लग रहा है कि उनके साथ पूरी जनता है। तो डिलीवरेंस में भी काफी, जैसे अभी भारत में चुनाव हुए हैं, अब सब लोग खुश हैं, मोदी जी आ गए, अब उनके पीछे पूरी जैसे देश लगा हो, लेकिन वहां पे तो वैसा कोई हालत ही नहीं है। नहीं। तो लेजिटिमेसी के बगैर क्या गवर्नेंस हो पाएगी? तो मुझे नहीं लग रहा। बान की मून जो कि सेक्रेटरी जनरल है यूएन के, उन्होंने सिर्फ ये, उन्होंने इस पर बयान तो बहुत खुल के दिया, पर उन्होंने उम्मीद जताई है कि भाई मिस्र में जो लोकतांत्रिक संस्थाएं हैं वो अब मजबूत होंगी, इस तरह की उन्होंने उम्मीद जताई है। पर आपको लगता है कि ऐसा हो पाएगा? जनरल सीसी इस दिशा में कुछ करेंगे? कोशिश तो रहेगी उनकी, क्योंकि सऊदी और कुवैत वगैरह से उन्हें काफी मदद मिल रही है, समर्थन भी मिला है। बिल्कुल, $20 बिलियन से ज्यादा उनको ऑलरेडी एड मिल चुकी है। लेकिन उनकी जो फिस्कल डेफिसिट वगैरह है वो, उसमें काफी प्रॉब्लम्स, मैक्रो इकोनॉमिक मैनेजमेंट। आमतौर पे देखें आप, जो फौजी तानाशाहियां होती हैं वो ज्यादातर बर्बादी करती है अपने मुल्कों को। ऐसे मैंने बहुत कम देखे जो फौजी तानाशाही ने बहुत तरक्की कर लिया, विकास करा दिया। करप्शन होता है, जो एड पर पैसा जो आता है एड का, उसमें फौजियों का कब्जा भी होता है ना इकोनॉमी पे। वो अपने जर्नल सारे उन्होंने बना रखे होते हैं और वो छोड़ना नहीं चाहते। तो एफिशिएंसी कैसे आएगी, ग्रोथ कैसे आएगी? सीरिया का आप देख ले, तो सीरिया में भी तो एक तरह की जो जंग छिड़ी हुई है वो अब एक नए फेज में उतर आया है, जबकि कह रहे हैं कि असद का ऊपरी हाथ है, क्योंकि अमेरिका ने कोई डायरेक्ट इंटरवेंशन नहीं किया। लेकिन अमेरिकन भी अब कह रहे हैं कि हम और भी बढ़ाएंगे हमारी जो असिस्टेंस है। और विकल्प क्या है? अब देखिए, एक तरफ से देखा जाए तो असद ने एक झूठा मोटा इलेक्शन जीत लिया, लेकिन विकल्प क्या है? विकल्प तो जिहादिस्ट ग्रुप बन रखे हैं, अलकायदा बन चुका है। तो सीरिया में ना इधर का ना उधर का कोई उबारने वाला नहीं है। बिल्कुल। तो संक्षेप में डॉक्टर श्रीराम, आप जो कह रहे हैं बहुत दूरगामी, बहुत अच्छे नतीजे नहीं है दुनिया के लिए। जी हाँ, बल्कि ईरान पे मैं ये भी कहूंगा, ईरान ने एक बड़े अच्छा सुझाव दिया था कि एक राष्ट्रीय एकता की तरह एक सरकार बनाएंगे जिसमें असद और भी विपक्ष के लोगों को अपना शामिल कर पाएंगे। लेकिन वो तो ये जो सऊदी और कतर वगैरह जो रिबेल्स को सपोर्ट को माने ही नहीं, ना ही अमेरिकन मान रहे हैं। तो एक तरह से ईरान को एक कंस्ट्रक्टिव और पॉजिटिव फोर्स की तरह अगर माना जाए, बल्कि ये नहीं तो आई थिंक इसका एक हल निकाला जा सकता है। असद मानेंगे अगर ईरान। बहुत बहुत आपका शुक्रिया। चर्चा में फिर आपसे मुलाकात होगी किसी और मुद्दे पर। फिलहाल इजाजत दीजिए, नमस्कार।